जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क ड्यूरिंग लेबर कंडीशन के आया कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनमें जो डिजीज़ थी तो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में कि कौन कौन सी डिजीज़ थी, किसी को याद है? तो इन सब डिजीज़ के बाद जब वो प्रेग्नेंट मदर्स अपना ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी वाला पूरा करने के बाद एक फेज में पहुंचती हैं जिसे लेबर फेज कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने इस फेज से भी गुजरना होता है, डिलीवरी देनी होती है उस बच्चे को, फीटस को। तो तब भी ड्यूरिंग दी एक्सपेलियन ऑफ फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी, तो लेबर में कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? लेबर क्या होता है? मैं आपको लेबर की डेफिनेशन बताता चलूँ कि लेबर क्या है। लेबर इज अ फोर्स ऑन द यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग द एक्सपेलियन ऑफ फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है ना। अगर किसी को ये डेफिनेशन याद नहीं रहती तो आप ये इस वीडियो में भी अगेन देख सकते हैं कि फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग द एक्सपेलियन ऑफ फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी, दिस कंडीशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड लेबर। तो इस लेबर के दौरान भी जो है ना बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। फिर उन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, ये इस हवाले से चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 जो एलएचवी फर्स्ट ईयर का नेम है, उसका नेम भी ये है कि मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क लेबर्स, मीन के ड्यूरिंग लेबर्स जो हाई रिस्क से हो सकते हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, बाद में, ठीक है ना। वो भी लेक्चर आपको मिल जाएगा चैनल पे। जो आज पढ़ने वाले हैं ना भाई, कौन सी वाली कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, पहले वो कॉम्प्लिकेशन तो पढ़ लेना पहले जो लेबर के दौरान हो सकती हैं, उनकी जस्ट हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। उनको जस्ट ऐसे ही जो है ना क्या कहते हैं ब्रीफली हमने जो है एक्सप्लेन करना है, थॉरोली उसे वो नहीं करना, फुली एक्सप्लेनेशन। अब कौन सी कॉम्प्लिकेशन है वो देखते हैं पहले। आसान सी डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे भाई मेल पोजीशन एंड मेल प्रेजेंटेशन, इनका डिफरेंस देखेंगे। मेल पोजीशन क्या है और मेल प्रेजेंटेशन क्या है। किसी को मेल न्यूट्रिशन का वर्ड याद होगा, लास्ट जो है ना आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। मेल न्यूट्रिशन क्या है? malnutrition is basically the word is correct, malnutrition. Malnutrition is the ratio between the abnormality of intake and outtake कह सकते हैं, या intake या आप इस तरह excretion of essential nutrients in the body, मीन के रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स जो कि आप खुराक ले रहे हैं, ठीक है ना, और कितना उसका जो है ना आउटपुट दे रहे हैं, आपका इनटेक कितना है और आउटपुट उसके बदले कितना दे रहे हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना उसे मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे जो है ना इस पाकिस्तान में भाई कितने परसेंट, एक सवाल आता है कि बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कि उनमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है अराउंड अबाउट 70%, ठीक है ना। तो मेल प्रेजेंटेशन भी उस मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब आ जाता है मेल पोजीशन और मेल प्रेजेंटेशन, इससे जो है ना अकेडमी से हम देखते हैं कि है क्या। मेल पोजीशन इज एन abnormal position of fetal head in which the presenting part is correct, usually head, but its position in mother pelvis is not normal। अब देखिए वो कहते हैं कि जो यूट्रस के अंदर फीटस पड़ा है, यूट्रस के प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस के अंदर फीटस पड़ा है, उसकी हेड की पोजीशन एबनॉर्मल होती है ड्यूरिंग दी लेबर। जब वो प्रेग्नेंट मदर अपना ड्यूरेशन प्रेगनेंसी वाला पूरा कर चुकी होती है तो उन्होंने डिलीवरी देनी होती है उस फीटस को। तो ड्यूरिंग डिलीवरी फिर लेबर के दौरान लेबर जो होता है ना उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जितना लेबर उन्हें देना चाहिए था या जितना लेबर एक्सर्ट करना चाहिए था अपने यूट्रस मसल पर, यूट्रस के समूह मसल पर, ताकि जो है ना फीटस को एक्सपेलियन कर सके फीटस की, तो वो लेबर नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चला गया है। क्यों चला गया? उनमें ये कॉम्प्लिकेशन होगी कि मेल पोजीशन वाली। मेल पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई? उनका हेड एबनॉर्मल होगा, वो बाद वाली बात पढ़ते हैं। उनका हेड एबनॉर्मल होगा, मीन के हेड नीचे होना चाहिए था या ऊपर होना चाहिए था, या आप मुझे बताएंगे। अमूमन हेड होता है नीचे नॉर्मल में, ठीक है ना।
मगर ये में क्या होगा, मेल पोजीशन 1 में एबनॉर्मल हो जाएगा। कह सकते हैं कि वी कैन से दैट उस फीटस का हेड जो है ना अपर साइड होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि उस फीटस का हेड जो है ना मदर के पेल्विस के साइज से बड़ा होता है, मदर के पेल्विस के साइज से बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली उनको जो है एक्सपेल नहीं कर सकती, उनकी एक्सपेल नहीं कर सकती और उनको लेबर नॉर्मल से ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उनके यूट्रस मसल पर लेबर बेसिकली इज अ फोर्स। तो ये था मेल पोजीशन, ये प्रॉपर सी जो है ना डेफिनेशन मॉडिफाइड फॉर्म में मैंने लिखी है। तो इसके अलावा मेल प्रेजेंटेशन का ये देख लेते हैं। इट्स अ कंडीशन इन व्हिच एनी पार्ट ऑफ द फीटस अदर देन द वर्टेक्स यूजुअली हेड प्रेजेंट्स फास्टर ड्यूरिंग लेबर। बात को समझिए, वो कहते हैं कि मेल प्रेजेंटेशन इज अ कंडीशन, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें क्या होगा, in any part of the fetus other than the vertex usually head first presents head के अलावा कोई भी पार्ट ड्यूरिंग डिलीवरी जब मदर डिलीवरी दे रही होगी, हेड के अलावा अगर कोई भी पार्ट पहले बाहर आता है, उसकी पहले एक्सपेलियन होती है। ये बेसिकली इसकी डिफाइन यही है, हेड के अलावा फीटस का कोई अदर पार्ट ड्यूरिंग डिलीवरी बाहर आता है, ठीक है ना, उसकी एक्सपेलियन होती है, तो तब भी लेबर में डिफरेंस आएगा, लेबर में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे, मेल प्रेजेंटेशन। तो इन्हीं मेल पोजीशन और मेल प्रेजेंटेशंस से ही ये कुछ डेफिनेशंस डिराइव किए हैं हमने। क्या है कि ये डेफिनेशंस क्या है, ये देखते हैं भाई। देखें ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ए में ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन क्या है। एनीवन किसी ने ऑक्सीपिटल बून पढ़ी होगी शायद कभी, जो यहाँ पर ऐसी बात है ना। तो अब बात को समझिएगा, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें उस बेबी का जो हेड की बैक साइड होगी वो पहले बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है ना, और उसकी बैक साइड आप देखें ये साइड पहले आएगी बेबी की, बाहर एक्सपेलियन होगा उसका, और उसकी बैक साइड बेबी की वो मदर्स की तरफ होगी, मदर की बैक साइड की तरफ होगी। बात को समझिए, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन इज अ कंडीशन इन व्हिच the back side of occipitus इसे कहते हैं पीछे वाला साइड हेड का, ठीक है ना। occipitus part of the head presents first outside of the pelvis, ठीक है ना, और उसकी जो बैक साइड होगी फिर वो मदर्स की बैक साइड की तरफ होगी बेबी की, समझ आ गई। इस कंडीशन को कहेंगे ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन, और ये भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ड्यूरिंग लेबर हो सकती है और इसकी वजह से लेबर में चेंज आ सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा भाई ब्रीच प्रेजेंटेशन इज अ सिंपल वन, आप पहले पढ़ चुके होंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है। हाँ जी, नॉर्मली जो है ना उसका हेड नीचे होना चाहिए बेबी का, उसका जो पाँव होंगे और बुटेक्स पार्ट होगा, ठीक है ना, वो अपर साइड पे होना चाहिए। मगर ब्रीच में क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उसके पाँव और बटक साइड वो नीचे होंगे और उसका हेड ऊपर की तरफ होगा। और इस कंडीशन में भी मदर्स बेचारी पेन से गुजरेगी, हम कह सकते हैं ज्यादा पेन, या उसे जो ना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, टू एक्सपेल दैट बेबी, ठीक हो गया। और इस कंडीशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा फेस प्रेजेंटेशन, भाई प्रेजेंटेशन का मतलब मैं इधर दूंगा बाहर आना, ठीक है ना, प्रेजेंट बाहर आना, प्रेजेंटेशन का मतलब है बाहर आना, ठीक है ना, फ्रॉम द पेल्विस ऑफ द मदर ड्यूरिंग डिलीवरी, फ्रॉम द पेल्विस ऑफ मदर, किसी भी चीज का बाहर आने से मैं इधर प्रेजेंटेशन से नहीं ले रहा हूं। अब फेस प्रेजेंटेशन है, मीन के फेस पहले आएगा, ठीक है ना, द कंडीशन इन व्हिच द फेशियल पार्ट ऑफ द बेबी इज प्रेजेंट फर्स्ट ड्यूरिंग डिलीवरी, the condition in which facial part of the baby is present first during delivery, सिंपल सी डिफाइन है, उसका फेस पहले बाहर आएगा, ठीक है ना, बाद में अब जैसे ये है, अब ये फेस वाला से पहले है, ठीक है ना, पूरा सा नहीं होगा, पहले फेस आएगा फिर बाद में साथ इस तरह के मिसरा आएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखिए भाई ब्रो प्रेजेंटेशन क्या है, is a condition, is the abnormal condition in the delivery of
mother in which the baby forehead present first, and the other part of baby head is partially extended to the back side of the mother. We can say that in this condition, forehead of baby is present first during delivery, and the other part of the remaining part of the baby's skull is partially extended to the mother back side, and this condition is called bro presentation. ब्रो मीन ब्रो मीन फोरहेड, ठीक है ना, फोरहेड माथा जिसे उर्दू में कहते हैं फोरहेड, समझ आ गई? Yes. और ये वाली साइड जो ना इसमें पहले आएगी और तब भी चेंजिंग आएगी लेबर में। इसके अलावा कोई ट्रांसवर्स लैब ऑफ फीटस, आप सिंपल इसे ट्रांसवर्स लैब भी कह सकते हैं अगर फीटस ना भी कहें। ट्रांसवर्स लैब ऑफ फीटस मेरे आपको जो ना याद दिलाने के लिए इजीली आपको जो याद रहेगा वो क्या होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए सर जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, इधर देखिए भाई, लेफ्ट टू राइट, एक होता है भाई ये ऐसे लाइन ठीक है ना, और एक होता है भाई ठीक है ना, और ये जो होगी ना ये ट्रांसवर्स होगी, ठीक है ना। इससे हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होगी ये वर्टेक्स भी कह सकते हैं, वर्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या लॉन्गिट्यूडिनल भी, ट्यूडिनल कहते हैं, प्रोट्यूडल वो भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांसवर्स हो गई, ये वर्टिकल, और जो नॉर्मल होगी ना बेबी की पोजीशन, अगर बेबी इस तरह ठहरा होगा ये नॉर्मल होगा, इस तरह ठहरा होगा, हेड भी उसका नीचे होगा, हेड भी नीचे होगा तब नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अब ट्रांसवर्स में क्या है भाई, the abnormal condition of the baby in the uterus of mother in which baby is retained in the horizontal position. The abnormal condition in which baby is retained in the uterus of mother in the horizontal position. समझ आ गया? Horizontal position from right to left, from left to right. किस तरह होगा? Right to left, left to right कह सकते हैं ना? तो उसे कहेंगे ट्रांसवर्स लैब फीटस। और जब इस जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा हुआ फीटस, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा हुआ फीटस है, तो जब मदर इसको एक्सपेल्ड करेंगे तो तब लेबर में चेंज आएगा, ठीक है ना। और इसी वजह से हम जो ना इससे क्या कह रहे हैं, लेबर कॉम्प्लिकेशन कह रहे हैं, या लेबर की वजह से पैदा होने वाले कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। इसके अलावा भी अनस्टेबल लाइफ ऑफ फीटस। अब अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है भाई, स्टेबल होता है एक जगह पर रुके रहना, ठीक है ना, एक ही जगह पर क्या पजीर होना, स्टे करना। अनस्टेबल भाई वो कहते हैं ना कि तो एक मिसाल दे दो, अच्छा छोड़ें, तो वो कहते हैं कि उसका वो मतलब है ना जो उसका बेबी भाग रहा है, ठीक है ना, उसके यूट्रस में एक सिंपल सी मिसाल है, इसका मतलब वही है कि उसमें कंडीशन हो गई होगी अनस्टेबल लाइफ वाली। अनस्टेबल लाइफ ऑफ फीटस मीन के बेबी जो यूट्रस में पड़ा है वो फीटस वो जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी वो ट्रांसवर्स हो गया, कभी वो वर्टेक्स हो गया, कभी वो ब्रीच वाली उसमें पहुंच गया, कभी वो बरो वाली उसमें पहुंच गया, कभी वो ट्रांसवर्स, कभी वो फेस वाली उसमें पहुंच गया। दीज आर द कंडीशंस, ठीक है ना, व्हिच आर चेंज्ड इन प्रेगनेंसी इन रेयर केसेस, ठीक है ना। कुछ केसेस नायाब केसेस हैं जिनमें ये कंडीशन भी हो सकती है कि प्रेग्नेंट मदर में यूट्रस में पड़ा हुआ फीटस जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, और इसे क्या कहेंगे भाई? अनस्टेबल लाइफ ऑफ फीटस। अब आ गया भाई कंपाउंड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज कंपाउंड प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि बाहर आना, ठीक है ना। कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब मजमूआ होता है, जमा, ठीक है ना। अब फर्ज करते हैं ब्रीच है या फेस है या ब्रो है, फेस और ब्रो को देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि फेस भी बाहर आ रहा है, ठीक है ना, मदर पेल्विस से ड्यूरिंग डिलीवरी, मदर पेल्विस से ये भी बाहर आ रहा है फेस, ठीक है ना। फेस के साथ जो है ना उस बेबी का कह लें कि जो है एक हाथ भी बाहर आ रहा है, हाथ भी बाहर आ रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया ना, दो चीजें हो गई भाई। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा, फेस भी आ रहा है उसके साथ हाथ भी आ रहा है, तो ये इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अगर मैं कहूं कि ब्रो आ रहा है बाहर, ठीक है ना, उसके साथ हाथ आ रहा है, वो भी कंपाउंड हो गया, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं भाई सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अब देखिए सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन,
सिफेलिक का मतलब क्या होता है भाई? सिफेलिक हेड को कहते हैं, ठीक है ना। और पेल्विक, पेल्विस मदर का पेल्विस, ठीक है ना। और ये हेड किसका हो गया? बेबी का। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सिफेलिक हेड से निकला है, हेड किसका? फीटस का, बेबी का। और पेल्विक, पेल्विस से निकला है, पेल्विस मदर की, ठीक है ना। डिस्प्रोपोर्शन मीन के उनके दरमियान जो है ना इरेगुलरिटी हो जाती है, या उनके जो है ना गैर तनासब, इसका मतलब उर्दू में होता है गैर तनासब, मतलब उनके दरमियान जो निस्बत थी ना, कंपैरिजन था, जब ये डिलीवरी होती है ना, बेसिकली ड्यूरिंग द फीटस एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी बिटवीन द फीटस एंड पेल्विस एक कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। पेल्विस जो है ना उसे अलाउ करती है फीटस को उसने बाहर आना होता है, ठीक है ना। उसमें वो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, कंपैरिजन होता है प्रोपोर्शनैलिटी। अगर उसमें डिस्प्रोपोर्शनैलिटी हो जाए, ठीक है ना, उस हेड में फीटस के दरमियान और जो वो है पेल्विस, पेल्विस साइड है उस मदर को, उनके दरमियान डिस्प्रोपोर्शनैलिटी हो जाए, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे साइंटिफिक विषय में भाई? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब क्या होगा? जो आने वाला न्यू फीटस है ना, उसका या तो सर बड़ा होगा, मोस्टली केस में सर बड़ा होता है, पेल्विस के साइज से उसका सर बड़ा होगा। अब बात को समझे, मदर के पेल्विस के साइज से आने वाले फीटस, आने वाले बेबी का सर बड़ा होगा। जब सर बड़ा होगा तो साफ जाहिर है उसकी एक्सपेलियन में, उस फीटस, उस बेबी के एक्सपेलियन में डिफिकल्टीज होगी, ठीक है ना। और मदर को ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी ऑन द मसल्स, ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं यूट्राइन इनर्शिया, इसे हाइपोटोनिक यूट्रस भी कहते हैं कि व्हाट इज यूट्राइन इनर्शिया एंड इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोटोनिक इनर्शिया। सो एनीवन प्लीज टेल मी, कोई बता सकता है? यूट्राइन इनर्शिया लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ जी, this is the simple definition: abnormality or failure of the contraction of smooth muscle of uterus. Abnormality or failure of the contraction of uterus muscle या uterine smooth muscle. This condition is called uterine inertia. हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो यूट्रस के मसल्स होंगे ना वो फेल हो जाएंगे, सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सही तरह से जब कंट्रैक्शन नहीं होगी मसल्स की तो खाक जो है ना बेबी की एक्सपेलियन हो सकेगी। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गई ना लेबर की। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है इनकोऑर्डिनेशन यूट्राइन एक्शन, सॉरी इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन से निकला होता है कोऑर्डिनेट वर्ड। एक होता है इनकोऑर्डिनेट जो कि ड्राइव किया होता है इनकोऑर्डिनेशन से। तो कहते हैं ना कि हमारा जो सेरिबेलम है ब्रेन का पार्ट, वो बॉडी की बैलेंसिंग कंडीशन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखता है। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, सेरिबेलम इन्वॉल्व है, अगर मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, ऐसे सेरिबेलम की वजह से, ठीक है ना। मैं मोहताज हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप सब अब बैठे हैं सेरिबेलम की वजह से बैठे भाई, आपको सीधी बात बता दूँ, ये ना कहना कि आप इधर कानून में पैसे की वजह से बैठे हैं। तो फीस दे रहे हैं वो भी ठीक है, मगर आप ज़्यादा किसके मोहताज हैं? सेरिबेलम पे। तो कोऑर्डिनेशन जो करता है ना वो सेरिबेलम होता है। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ये जस्ट आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए था जॉब की थोड़ी सी। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन मीन के उनमें जो है ना जो यूट्रस है ना, यूट्रस के पार्ट होंगे ना, साथ में यूट्रस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, किसी को आते हैं फंडस बॉडी वगैरह कुछ पढ़े? जी सर्विक्स पढ़े, ठीक है ना। और इसी तरह यूट्रस के जो मसल्स होते हैं, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स जिन्हें कहते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और तरह के और दूसरे भी होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? लेयर्स होते हैं। यूट्रस में मोस्टली स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसके अलावा और भी मसल्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम मस्कुलरस मसल्स कह सकते हैं, वो भी होते हैं। अगर इन मसल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ताउन नहीं है, या यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स में ताउन नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को कोऑपरेटिव नहीं है, एक दूसरे को ताउन नहीं करते भाई,
ठीक है ना, उनमें कोई इस तरह का इख्तलाफ हो गया है यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स में, यूट्रस के मसल्स के डिफरेंट पार्ट्स में, यूट्रस के मसल्स के डिफरेंट जो मसल हैं मोस्टली स्मूथ होते हैं और तरह के भी होते हैं, मोस्टली स्मूथ होते हैं। तो अगर उन मसल्स में आपस में इख्तलाफ आ गया है, मीन के कोऑर्डिनेट होकर आपस में काम नहीं कर रहे हैं, तो साथ तब भी एक्सपेलियन नहीं होगी फीटस की। जब वो कोऑर्डिनेट होकर आपस में मिलकर काम करेंगे तब एक्सपेलियन हो पाएगी ना नॉर्मल फीटस की। वो कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ भाई, कहते हैं ना इत्तेफाक में बरकत है। तो यही बात होती है कि अगर यूट्रस के मसल्स आपस में मिलकर काम करेंगे तो तब जाकर जो है ना इजीली उसकी जो है ना एक्सपेलियन हो सकेगी फीटस की, बेबी की, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द पैरेंट साइड ऑफ द मदर ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो यहाँ क्या है इस डिजीज में, ये कॉम्प्लिकेशन है इस लेवल की, यहाँ हमने इनकोऑर्डिनेशन डिपेंडेंट एक्शन मीन के यूट्रस के जो पार्ट्स हैं वो इनकोऑर्डिनेट हो गए, उनमें इख्तलाफ पाया जा रहा है। जब इख्तलाफ होगा तो साफ ज़ाहिर है वो सही तरह से उनकी एक्सपेलियन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की डिफरेंट डिजीजेस कह सकते हैं। तो इसके अलावा ये मेलपोजिशन, मेलप्रेजेंटेशन और डिफरेंट ये जो फॉलोइंग टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं डेफिनेशंस, तो आपने ये याद करके रखिए, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा, तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।